नमस्कार दर्शकों, डीडी बिहार के हमारे ख़ास कार्यक्रम बिहार थिएटर में मैं अमरीन हुसैन आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस कार्यक्रम के ज़रिए हम बिहार के रंगमंच की जो ख़ास हस्तियाँ हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। तो इसी कड़ी में, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ कार्यक्रम के मंच पर मौजूद हैं नीलेश मिश्रा जी। नीलेश मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बता दें कि नीलेश मिश्रा जी को संगीत अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके अलावा उन्हें बिहार सरकार के द्वारा भी 2015-2017 के सत्र में नवाजा गया था। भिखारी ठाकुर वरिष्ठ सम्मान से उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा नवाजा गया था। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हम तमाम चीज़ें जो उनके जीवन की छुए अनछुए पहलू हैं और भी तमाम जो चीज़ें आप सब दर्शक जानना चाहते हैं बिहार थिएटर के बारे में, रंगमंच के बारे में, वो सारी चीज़ों पर नज़र डालेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। तो नीलेश मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप मंजे हुए कलाकार हैं। 45 साल, ज़िंदगी के 45 साल काफ़ी लंबा समय होता है। आपने वो पूरे साल जो होते हैं जवानी से लेकर के अब तक वो रंगमंच को दिया है। तो कैसा आपका अनुभव रहा और शुरुआत से लेकर अब तक, यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने तक और उसके अलावा जो बिहार सरकार से आपको सम्मान मिला है, उस पूरी जर्नी के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया है। जी। मेरे रंगमंचीय जीवन की शुरुआत सन 1975 से हुई है। अभी आपने जिक्र कहा कि जवानी से लेके अभी तक नहीं, बचपने से लेके अभी तक मैंने इस सफ़र को शुरू किया है। बहुत छोटा था तब से थिएटर कर रहा हूँ और अब तो काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया थिएटर करते हुए, थिएटर की तमाम बारीकियों को सीखते हुए, उन चीज़ों को जानते हुए वक्त गुजर गया। बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और सबसे बड़ी बात, जो विशेष बात है, वो ये बात है कि कई ऐसे लोगों से ऐसी चीज़ों को सीखने का मौका मिला जिसने मुझे थिएटर को आगे बढ़ाने में, खुद अपना अभिनय करने में बहुत सहयोग दिया, जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात कि अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि अभिनेता को दर्शक नकारते हैं या सराहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये शायद अभी तक, शायद क्या, निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लोगों ने सराहा, जिसकी वजह से आज तक मैं इस मुकाम पे यहाँ तक आया और आज तक काम करने का तलबगार हूँ। नीलेश जी, आपसे हमारा सवाल ये है कि आपने एक लंबा वक्त की जो हम बात करते हैं, 45 साल की बात करते हैं, आपने अदाकारी को, अभिनय को, ख़ास करके थिएटर की जो एक्टिंग होती है उसको दिया है। तो ये पूरा सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ? कब आपको लगा कि आपको थिएटर आर्टिस्ट बनना है या आपको थिएटर की तरफ जाना है? देखिए, बेसिकली मैं म्यूज़िक परिवार से आता हूँ। मेरा संबंध संगीत के परिवार से है। जी। तो संगीत तो घर में था, तो आर्ट एंड कल्चर का माहौल तो घर में था, लेकिन मेरे थिएटर की शुरुआत बड़ी अजीब तरह से हुई। 78 के आसपास, या 78 की बात तो बाद की है, 75 के आसपास मैं आकाशवाणी आता था। दूरदर्शन उस वक्त यहाँ नहीं था, तो लोगों से मिलना जुलना होता रहता था। मैंने यहाँ एक बहुत पहले संस्था थी, जो संस्था अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से, संस्था के लोग तो हैं लेकिन संस्था मैंने काम करना इस शहर में बंद किया, कला संगम। जी। तो उसका मैंने एक नाटक देखा। दैट वाज द पीरियड ऑफ जयप्रकाश नारायण मूवमेंट। जी। उसमें मैंने एक नाटक देखा, जुलूस, बादल सरकार का लिखा नाटक था, जो नुक्कड़ पे हुआ करता था, नुक्कड़ प्ले था। और उसको देख के मेरे मन में ये इच्छा हुई, ये सारे ये एक्टर हैं, ये अभिनेता हैं, ये एक्ट कैसे कर लेते हैं, कैसे ये एक्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ वो जो नुक्कड़ नाटक होता है तो चारों तरफ ऑडियंस बैठती है और बीच में एक्टर एक्ट्रेस सब लोग काम करते हैं। तो मेरे मन में ये उत्सुकता हुई और उसी संदर्भ में मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया और वहाँ से मेरी एंट्री जो कला संगम संस्था थी वहाँ हो गई और उस जुलूस नाटक से मेरी भी शुरुआत वहाँ से हो गई।
और तब से मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया। आपने बिहार को बड़े जो कहते हैं हम अंदरूनी तरीके से समझा है। बिहार में इतने साल आपने काम किया, तो बिहार में रहते हुए और काफ़ी साल पहले जब आपने करियर की शुरुआत की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने बचपन से ही अपने करियर की शुरुआत कर दी थी, एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी, तो उस वक्त ये चुनाव करियर के तौर पर एक्टिंग को चुनना कितना मतलब आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा, और किस तरीके से परिवार का जो एक सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम इसकी मैं बात करूंगा तो आपको हंसी आएगी। मेरे पिताजी कभी ये नहीं चाहते थे कि मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूं। जी। उनके मन में ये इच्छा थी कि हमारे यहाँ जिस तरह से लोगों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, पढ़ाई लिखाई में परवरिश हो रही है, उसी तरह से ये भी पढ़े लिखे और पढ़ लिख के एक कामयाब इंसान के साथ साथ किसी उच्च पद पे आसीन हो, पढ़े। क्योंकि मुझे याद है जब हमारे गांव से एक व्यक्ति आए और मेरे पिताजी ने उनसे मेरा परिचय कराया, तो बोले ये आपका लड़का क्या करता है? तो माय फादर सेड कि इसका एडमिशन तो मैंने पटना के साइंस कॉलेज में करा दिया है, लेकिन ये नचनिया हो गया है। और इस तरह की बात कही गई मेरे पिताजी के द्वारा। वो भी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, सब है, लेकिन वो अब उनकी मन की पीड़ा ये थी कि ये आदमी इस फील्ड में कैसे चला गया। मैं इसके लिए कुछ और सोच के मैंने रखा हुआ था। तो ये लगता था कि नहीं, ये देखो क्या है क्या नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को आत्मसात किया कि नहीं, अगर मुझे थिएटर करना है तो ऐसी तो बहुत सारी बातें होंगी, अगर इससे मैं अलग हट के या इसको दिल पे लगा के रखूँगा तो थिएटर तो मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी कोई काम ज़रूर कर लूँगा, थिएटर नहीं कर सकता हूँ। और मन में ये था कि नहीं, मुझे थिएटर तो करना ही करना है। इसलिए मैंने उस वक्त से ऐसी बातें सुनी, लेकिन थिएटर में मैं पीछे हट के नहीं लौटा, मैं उसमें आगे की ओर बढ़ता गया। जी। उसी परिपाटी पर खरा उतरने के लिए जो आप कह रहे हैं कि वो संघर्षों का जो शुरुआती दौर था, उस पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ ज़ोर आजमाइश किया आपने? किस तरीके से अपने आप को साबित किया कि नहीं, अगर मुझे थिएटर करना है तो थिएटर ही करना है? उसके लिए पहले तो थोड़ा थिएटर के लिए पढ़ा। कुछ वैसे लोग जो बहुत गुणी इस शहर में थे, हैं भी, उनसे मिला, उनसे थिएटर के बारे में जानना शुरू किया। और जैसे जैसे उन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझने लगा तो इंटरेस्ट और जगने लगा। एक आध नाटकों की किया, नाटकों का जब मंचन हुआ मैंने खुद उसमें काम किया। हालांकि भूमिका बहुत छोटी भी नहीं, एक जिसको आप कहते हैं, अगर उस तरह से कहें कि आया और गया, उस तरह से भूमिका की शुरुआत की। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगा कि नहीं, इस तरह से आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ वर्षों के बाद, कुछ दिनों के बाद, अभी तो मैं आया और गया की तरह से काम कर रहा हूँ, मंच पे 10 मिनट मुझे अकेले काम करने का मौका मिले, सोलो काम करने का मौका मिले, और लोग धीरे धीरे मुझे भी पहचानने लगे। और ऊपर वाले की मेहरबानी से और अपने बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से और जिनसे सीखा उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे लोगों ने जानना शुरू किया। और मेरे अंदर वो आत्मबल आया कि नहीं, मैं अब थिएटर करूँगा, अब जिसे जो कहना है कह ले। और तब से मैं आपने मुकम्मल कर लिया वो सारी चुनौतियाँ, आपने जो थी वो सारी पार कर ली। वो मैंने उस जो एक होता है कि एक हर्डल होता है उसको पार किया कि नहीं, इसको पार करके आगे बढ़ना है। आपने एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया है, और एक नाटक का आपने डायरेक्शन भी किया है, उसको निर्देशित किया है, एक चीख अंधेरे की। हाँ, अगर मैं सही हूँ, उस नाटक का नाम यही है। तो हम जानना चाहेंगे कि एक्टिंग से आपने कैसे डायरेक्शन की तरफ हाथ आजमाने की आपने कोशिश की, कैसे वो इच्छा जगी आपके अंदर, और उस प्रोग्राम का नाम क्योंकि बहुत थ्रिलिंग है, उस नाटक का नाम काफ़ी एक्साइट करता है, तो उस प्रोग्राम की आप थोड़ी सी झलकियाँ बताएं कि किस बात पे था वो एक नाटक था। मैं अभी जिस संस्था के साथ जुड़ के काम करता हूँ, अभी भी काम करता हूँ, तो वहाँ एक नाटक पढ़ा जा रहा था, एक चीख अंधेरे की। और हम सारे लोग बैठ के जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो उस दरमियान एक आवाज़ आई हम लोगों के बीच से ही कि भैया आप डायरेक्शन करो ना। मैं बेसिकली एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ नहीं। तो उसने कहा, फिर रिहर्सल ख़त्म हुई, मैं घर आ गया, मैं सोचता रहा कि इसने कहा करूँ क्या। दूसरे दिन फिर गया, फिर दूसरे दिन वो आवाज़ आई, और तीसरे दिन जब वो आवाज़ आई हमारे ही अपने ही लोगों के बीच से, तो मैंने कहा कि मैं करूँगा, लेकिन मैं इस विषय में जानता नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, आप मेरे से काम करवा लो। तो लोगों ने कहा कि नहीं भैया, आपके पास इतना सारा अनुभव है,
जी। उस अनुभव का आप उपयोग करेंगे तो कर लेंगे। तो उन लोगों के बल के सहारे, उन लोगों की हिम्मत के सहारे मैंने वो काम शुरू किया, और आप यकीन मानिए काम को करके बड़ा मज़ा आया। हालांकि बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, इतना सहज नहीं है एक नाटक का निर्देशन करना। बहुत सारी बातों को उसमें जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत सारी बातें सहनी पड़ती हैं। बेशक। आपने संवाद की बात की, मैं चाहूँगी कि इस तरीके के प्रोग्राम्स को, नाटक को पर्दे पर उतारने के बाद हम चाहेंगे कि दर्शकों से कुछ ऐसे संवाद अपने साझा करें जो आपके दिल के करीब हों, जिनसे हम आपकी जो तराशी हुई जो कला है उसको भी दिखा इन पाएँ। दिनों जिस नाटक को मैं आत्मसात कर रहा हूँ, जिसको कर रहा हूँ, उसका एक संवाद है। वो नाटक वहाँ से शुरू होती है मेरे से, तो उसका एक संवाद है। संवाद हिंदी और भोजपुरी मिक्स का है, क्योंकि वो बिहार कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो वो है, वो संवाद मैं आपको बताता हूँ। हे माई, हे गंगे, समेटो माई, अपनी धार समेटो। सब तो ले लिया तुमने धीरे धीरे, धरती गई तुम्हारे पेट में, माल मवेशी सब ले लिया। अपने इस भिखारी को जो भीख दिया था वो भी बहा कर ले गई तुम अपने धार में। उसको तो छोड़ देती माई, पालते पोसते, अपने भिखारी पर इतनी भी दया नहीं आई। तो बिहार में ऐसे तराशे हुए कलाकार हैं जिनकी कलाकारी लोग देश में अन्य जगहों पर भी देखते हैं, सराहते हैं। अभी अभी हमने जिक्र किया बटोही कार्यक्रम का, बटोही नाटक का। तो इस वक्त हम आपको उस नाटक की कुछ झलकियां दिखाएंगे। पेश हैं आपके सामने बटोही की कुछ झलकियां, आप भी देखिए। बटोही कार्यक्रम पर हम कुछ नज़र डालना चाहेंगे। कुछ ऐसी ख़ास यादें, कुछ ऐसा ख़ास अनुभव रहा हो आपके साथ में उसको करने के दौरान में, तो साझा करें हमारे साथ। बटोही नाटक का ये है कि नाटक जब से पढ़ना मैंने शुरू किया उसको, तो 15-20 दिन पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो मुझे ये पता चला कि इस नाटक में आपको ये किरदार करना है। तो धीरे धीरे मैं उसको आत्मसात करने लगा, और अंततः पढ़ते पढ़ते अब मैं बटोही हो गया हूँ। अब मैं भिखारी ठाकुर हो गया हूँ। जब उसकी उस नाटक की चर्चा होती है, उस पात्र की चर्चा होती है, या जब भी उसके बहुत सारे शोज़ मैंने अभी किए हैं, अभी अगले महीने 2 शो करने हैं उसके हमको। तो जब उस नाटक को मैं करता हूँ तो मुझे ये लगता है, मैं ये अब महसूस करने लगा हूँ कि नहीं, मैं नीलेश्वर मिश्रा या नीलेश नहीं हूँ, मैं भिखारी ठाकुर हूँ। अब वो भिखारी ठाकुर मेरे अंदर, ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो रचता बचता आ रहा है मेरे अंदर। अब धीरे धीरे मंच पे जाते ही 5-7 मिनट के बाद मैं पूरी तरह भिखारी हो जाता हूँ। मुझे 2-2.25 घंटे याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। बहुत खूब, जितनी तारीफ़ करें कम है। कोई शक नहीं कि जब आप इसको पर्दे पर उतारते होंगे तो ये लाजवाब उतरता होगा। जिस तरीके से आप स्क्रीन पर दर्शकों के सामने जो अपनी अदायगी दिखा रहे हैं, बेशक शब्द कम है मेरे पास कहने के लिए कि आपने किस तरीके से आप रोल को प्ले करते हैं। आंसू तक
जो हैं वो निकल आए हैं। ये एक सच्चा कलाकार होता है, एक अदाकार होता है। थिएटर आर्टिस्ट की ये अपनी एक ताकत होती है कि जब वो किरदार में घुसता है तो उसको पर्दे पर किस तरीके से उतारता है, इसकी जो आप झलक है वो अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। संगीत में भी जो है आपके हाथ दक्ष हैं। आपने प्रभाकर संगीत जो कंठ होता है, उसके अलावा भाव संगीत, उसमें भी आपने योग्यता प्राप्त कर रखी है। तो किस तरीके से जो संगीत का आपका सफ़र है नाटक और थिएटर के इतर, उसके ऊपर भी थोड़ा हम प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है, संगीत अगर आपने सीखा है, थोड़ा बहुत भी सीखा है, तो रंगमंच के कलाकार को वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। हम जो संवाद कहते हैं, किसी से भी कोई भी संवाद अपने सामने वाले से या खुद खड़े होकर के जो संवाद कहते हैं, संवाद कहने का एक लय होता है, एक तरीका होता है उसका। हम किसी शब्द को बोलते बोलते बहुत जल्दी नहीं बोलते हैं, जल्दी बोला फिर ठहरे फिर बोला, यानी उसमें एक रिदम होता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ये तो म्यूज़िक का आदमी है, ये कैसे कह पाएगा, क्योंकि संवाद में भी एक रिदम है, एक लय है। किसी भी तरह के संवाद को, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने तो आपसे बात कर ली, बात होगी, ख़त्म होगी जी। आप समझ नहीं पाएंगे उस बात को कि मैंने क्या कहा। अगर मेरे पास संगीत की या बीट की थोड़ी भी जानकारी है तो मुझे वही बात अगर कहनी होगी तो बीट के हिसाब से मैं उसको पहले बिठा लूँगा कि हाँ इस पंक्ति को ऐसे कहना है। मैं तुम्ही से तो ये बात कह रहा हूँ, तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही है। अब जब इस तरह से मैं कहूँगा तो एक सेंस है, उस सेंस को क्या मैं कहना चाह रहा हूँ ये आप भी समझ रही हैं, और उसका एक रिदम है, साफ तौर पर उसका एक उतार चढ़ाव है जो आपको। और थिएटर वालों के लिए म्यूज़िक ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा। ये उनको मंच पे संवाद अदायगी में, बाकी नाटकों में बहुत सहयोग करती है, ये ज़रूरी है उनके लिए। संगीत के अलावा नृत्य में भी जो आपके हाथ हैं वो काफ़ी साफ हैं और योग्यता आपको उसमें प्राप्त है। किस तरीके से नृत्य आपकी मदद करता है जब आप स्टेज पर होते हैं, मंच पर होते हैं? वो तो बहुत अब पुरानी बात हो गई। नृत्य आई थिंक मैंने 1984 में 1984 में एक प्ले किया था अमली, रिटन बाय ऋषिकेश सुलभ। उस प्ले में मैं सूत्रधार की भूमिका करता था, और सूत्रधार की भूमिका करता था तो उसमें मुझे नृत्य करना होता था। तो नृत्य करना होता था तो मैं चूँकि म्यूज़िक का आदमी हूँ, मेरे अंदर ये रिदम का सेंस है। नृत्य मैंने विधिवत उसकी शिक्षा नहीं ली है, जिसको कहते हैं कि हाँ भाई आपने डिग्री ले लिया, आपने डांस कर लिया। लेकिन हाँ, मुझे ये सेंस है कि कोई आदमी अगर डांस कर रहा है तो वो आदमी रिदम में कर रहा है या अनरिदमिक होकर कर रहा है, तो वो मुझे सहायता देती थी, आज भी देती है अपने अभिनय के पक्ष के साथ साथ। तो वहीं से मैंने नृत्य किया है और सीखा है। कोई ऐसी मैंने डिग्री नहीं ली है कि हाँ पारंगत हूँ, लेकिन हाँ रंगमंचीय जीवन के लिए जितना नृत्य करना है सब कुछ, वो मैं उतना म्यूज़िक का आदमी होने की वजह से कर लेता हूँ। रंगमंच और थिएटर का नीलेशी भारत में काफ़ी पुराना इतिहास रहा है। काफ़ी नुक्कड़ नाटक से हम देख लें तो अब तक काफ़ी पुराना इतिहास रहा है, और इसमें कई हम जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स भी हुए हैं, कई सारे इसमें शोध भी हुए हैं, तौर तरीके भी काफ़ी बदल गए हैं। लेकिन उस वक्त भी महिलाओं की अगर हम भागीदारी देखें तो पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी कम नज़र आती थी, और आज भी हम देखें तो थोड़ी सी कम है। तो इस कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो समान महिलाएं हैं, एक ही जो चेहरे हैं, कई नाटकों में बार बार नज़र आते हैं, रिपीट होते हैं, जबकि जो पुरुष कलाकार हैं वो बदलते होते हैं। तो इनकी कमी हमें क्यों नज़र आती है? एक दौर तो ये था कि पुरुष को ही महिला पात्र का भी अभिनय करना पड़ता था, एक वो दौर था। वो जब भिखारी ठाकुर जी एक्टिंग किया करते थे अपने पूरे दल बल के साथ, तो उनके यहाँ महिलाएं तो होती नहीं थी, पुरुष ही सारी महिलाओं का अभिनय किया करते थे। धीरे धीरे ये परंपरा बदली, कुछ लोग आने लगे रंगमंच पे, कुछ महिलाएं आई जिनको शुरू में बहुत दिक्कतें आई, घर से, परिवार से, समाज से, क्योंकि इसको अच्छी नीयत से नहीं देखा जाता रहा रंगमंच को। रंगमंच की महिलाएं जब रंगमंच पर आई तो लगा कि अरे ये तो एक्टिंग करती है, ये तो मंच पर नाचती है, गाती है। जी। धीरे धीरे परिवेश बदला है, लोगों की सोच बदली है, महिलाओं का आना शुरू हुआ है। अब आपने कहा कि रंगमंच पर अभी के समय में बहुत अभाव नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी
महिला पात्रों का अभाव है। एक ही चेहरे आपने कहे कि कई जगह नज़र आते हैं, तो उसकी बस एक ही बात है कि भाई आप 10 लोग रहेंगे और हमें 20 लोगों की ज़रूरत होगी, तो किसी एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को हम दूसरी या तीसरी जगह ले ही जाएंगे। इस वजह से ऐसा है। हालांकि स्थितियां पहले से बहुत बदली हैं, बहुत लोग आए हैं, अच्छी अभिनेत्रियां भी कुछ अपने शहर में आई हैं, इस शहर में आई हैं। दर्शकों, एक नीलेश मिश्रा जी का एक नाटक है जिसका नाम है नीलकंठ निराला। बेहद ख़ास नाटक है और हमारे सामने अब हम आपको वो प्रस्तुत करेंगे नीलकंठ निराला के कुछ दृश्य। चलो डियर, काफी रात बीत गई, अब तो दर्शन से जी भर गया तुम्हारा, क्या अब भी कुछ बाकी है? चुपचाप बैठकर अंत क्षण सुनने में बोलो भला क्या करा है? बात भी तो सिलसिले से करते नहीं गे। यहां तक न पूछा मैं कौन हूं, मेरा इंसल्ट करवाने को लाई थी। तुम्हारी साइकोलॉजी भी अजीब है। चलो ना, बाजार भी तो चलना है। टाई की दुकान बंद हो गई तो बड़ा बेमजा होगा। मेरी तो शाम बोर हो गई और कुछ देर अगर बैठा रहा और कहीं मुझ पर भी प्रभाव पड़ जाएगा तो आदमी हो जाओगे। क्या कहा? तो नीलेश जी, आपने नीलकंठ की जो झलकियां हैं हमने अभी अभी दर्शकों को दिखाई, नीलकंठ निराला की वो झलकियां दर्शकों ने देखी। हम चाहेंगे कि कुछ खास बातें, कुछ खास यादें नीलकंठ निराला से नीलेश्वर जी दर्शकों के सामने साझा करें। उस नाटक के निर्देशक इसी शहर के बहुत चर्चित नाट्य निर्देशक हैं, सुमन कुमार जी, उन्होंने किया था। उसमें नीलकंठ निराला की कृतियों से, उनकी लेखनी से मेरी पत्नी बहुत प्रभावित होती है। वो नीलकंठ निराला से बार बार मिलना चाहती है और मैं उच्च पद पे आसीन अधिकारी हूँ और मुझे आर्ट एंड कल्चर से कोई मतलब नहीं है, तो वो मुझे मिलाने के लिए ले जाती है नीलकंठ निराला जी से। और मैं कहता हूँ उसको कि क्या तुम कैसे फ़कीर के पास लेके चली आई हो, ये तो देखो नंगा घूम रहा है और ये किचन में काम कर रहा है, ये वो कर रहा है। मतलब मुझे इतनी समझ ही नहीं है। और वो मेरी पत्नी जो है, तो वो मैं पत्नी को बार बार समझाता हूँ कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे आदमी के पास आने की, और तो वो मेरी उसमें भूमिका थी, बहुत इंटरेस्टिंग भूमिका थी जो मुझे भी करने में बड़ा मज़ा आया। आपको 2021 के लिए महामहिम जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कार आपको दिया गया, सौंपा गया जी। और उसके अलावा आपको बिहार सरकार के द्वारा भी भिखारी ठाकुर के सम्मान से नवाजा गया। आप कैसे देखते हैं कि एक कलाकार को ये किस तरीके से प्रोत्साहित करता है और कितना ज़रूरी होते हैं ऐसे सम्मान एक कलाकार को दिए जाने के लिए? कैसा महसूस होता है? ये सम्मान मुझे मिला, ये खुशी की और गौरव की बात तो मेरे लिए भी है ही, लेकिन इसका श्रेय मैं सिर्फ अकेले नहीं लेना चाहता। उन तमाम लोगों का प्यार है मेरे लिए, उन तमाम लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, उन सब का त्याग है, जिसकी वजह से इस प्रकार के पुरस्कार मुझे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर मिले हैं। इसके लिए अकेले मैं क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे साथ के साथ ही मेरे कलाकार, मेरे गुरुदेव और वैसे लोग जिन्होंने मुझे बराबर या बार बार थिएटर के विषय में बताया है, उन सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। नीलेश्वर जी, आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इनके कई सारे जो छुए अनछुए पहलू थे ज़िंदगी के, वो सब हमने आपके साथ साझा किए। पूरा एक जो रंगमंच का जो एक अनुभव था वो सब आपने स्क्रीन पर देखा। उसके साथ ही कई जो उनके नाटक रहे हैं, उनकी जो प्रस्तुति है वो भी हमने आपको दिखाई। तो इसी तरीके के कार्यक्रम के लिए आप जुड़े रहिए डीडी बिहार के साथ। हम आगे भी लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों की कड़ी आपके सामने पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए दिए हमें इजाज़त। नमस्कार।